हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की क्लास में जनरल साइंस महा सीरीज में हम लोग करने जा रहे हैं घर्षण बल। जैसा कि इससे पहले हम लोग कर चुके थे बल के प्रकार के बारे में डिस्कशन ओवरऑल हो चुका था, मतलब जितनी भी जानकारी थी कॉन्सेप्ट में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग घर्षण बल, चूंकि बल का एक प्रकार है, संपर्क बल रहता है एक और संपर्क, तो संपर्क बल का जो एक प्रकार है जिसका नाम है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, उसी के बारे में हम मतलब घर्षण बल हमारे लिए हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ न्यूटन का आज नियम देखेंगे। ठीक है, अब लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो लिखा हुआ है घर्षण बल एक ऐसा बल जो गति के विपरीत लगेगा, जैसे मैं बता चुका हूं पहले, है ना। ये जो घर्षण बल होगा गति के, किसी वस्तु के गति के विपरीत लगने वाला बल को हम कहते हैं क्या? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। अब वस्तु की गति आगे की ओर तो घर्षण बल पीछे होगा। क्या होता है कि अगर किसी वस्तु की गति अगर बहुत ही स्पीड है, बहुत गति है उसका वेग, किसी वस्तु का वेग अगर बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स कि उसके बीच में मतलब है कि वो वस्तु और उसके संपर्क सतह के बीच में लगने वाला घर्षण बल कम होगा, इसलिए वस्तु गति में है ज़्यादा। अगर वस्तु की गति कम है तो संपर्क सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल कम होगा। इसीलिए क्या होता है, घर्षण बल कभी हमारे लिए हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। तो हानिकारक और लाभदायक किस लिए होगा? देखो, घर्षण बल हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, मतलब घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति के विपरीत लगता है। घर्षण बल के कारण हम चल पाते हैं। ठीक है, हम पृथ्वी पे चल पाते हैं, सतह पे चल पाते हैं, वो घर्षण बल के कारण। अगर घर्षण बल काम ना करे तो शायद चल ना पाएंगे। क्या होता है कि चलने के टाइम में हम क्या करते हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ाएं, मतलब दायां पैर आगे बढ़ाया फिर बायां पैर। दायां पैर आगे बढ़ाने का मतलब है कि हमें मतलब दाएं पैर का जो संपर्क सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल होगा वो पीछे की ओर धक्का देगा और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। फिर पीछे वाला पैर मतलब बाएं पैर में जब हम उसको आगे की ओर करते हैं तो उसमें लगने वाला बाएं पैर में लगने वाला घर्षण बल आगे की ओर लगेगा, ताकि वस्तु हमें पैर को हमें आगे की ओर जाने पर मजबूर करेगा। ठीक है, इसीलिए हम चल पाते हैं घर्षण बल के कारण। क्या होता है कि अगर बात करेंगे बर्फ़ पर चलना, ठीक है, बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। बर्फ़ पर चलना क्या होगा? कठिन। क्यों? क्योंकि बर्फ़ पर क्या होता है कि घर्षण बल वहाँ कम होगा। घर्षण बल क्या होगा? वहाँ कम। जहाँ घर्षण बल कम होगा वहाँ चलना बहुत ही क्या कहते हैं कम, घर्षण बल कम होगा वहाँ चलना आसान होगा। ये आसान नहीं बल्कि कठिन हो जाएगा। ठीक है, कठिन हो जाएगा। क्या होता है कि जितना सतह चिकना होता है ना, जितना चिकना होता है एकदम प्लेन होगा उतना ही घर्षण बल कम होगा, है ना। कह सकते हैं रफ सरफेस नहीं बल्कि नियमित सतह, है ना। नियमित सतह हम कह सकते हैं कि अगर कोई सतह रेगुलर है, नियमित है, प्लेन है, तो उसके बीच में लगने वाला कोई वस्तु और इस सतह के बीच में लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? बहुत ही कम होगा। घर्षण बल क्या होगा? बहुत ही कम होगा। घर्षण बल बहुत ही कम होने की वजह से जो टायर होता है या ट्यूब होता है, वो कह सकते हैं टायर, गाड़ी का जो टायर हो तो वो मतलब अच्छी तरह से एकदम रेगुलर चलता रहता है, बहुत आराम से जाता है। अगर अनियमित सतह है, ठीक है, मतलब सतह जो है प्लेन नहीं, इरेगुलर सतह है, तो उस टाइम पे घर्षण बल क्या होगा? घर्षण बल हम कह सकते हैं अधिक होगा। ठीक है, घर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। बात करेंगे बर्फ़ की, तो बर्फ़ पर चलना कठिन इसलिए है क्योंकि घर्षण बल कम होता है। बर्फ़ की सतह जो होती है वो चिकनी होती है, नियमित होती है, रेगुलर होती है। ठीक है, वहाँ घर्षण बल कम लगेगा। घर्षण बल कम का मतलब क्या होगा? गति में रहेगा, वस्तु बहुत फास्ट रहेगा। जैसे ही हम बर्फ़ पे चलेंगे तो हमारा पैर स्लिप कर जाएगा। इट मीन्स कि घर्षण बल जो है हमें गति से आगे जाने वाला बल, आगे जाए हम जिस बल से वो आगे जा रहे हैं तो घर्षण बल पीछे की ओर नहीं रोक पा रहा, कम नहीं कर पा रहा, इसलिए उस टाइम पे बर्फ़ पे चलना क्या होता है? कठिन होता है। बात करेंगे अनियमित सतह भी, तो अनियमित सतह पे अगर घर्षण बल काम करता है बहुत ही ज़्यादा, जैसे बलुई ज़मीन पर, बालू वाली ज़मीन पे चलना बहुत ही कठिन होता है। रीज़न क्या है कि बालू वाली ज़मीन पे हम जितना मतलब उसके सतह पे हम धंस जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे घर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। वो सतह जैसे ही हम पैर रखते हैं, एक पैर रखते ही हमारा क्या होता है, वो सतह धंस जाती है, मतलब है कि रोक लेता है। वहाँ पे घर्षण बल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पे। इसीलिए यह कह सकते हैं कि एक अनियमित सतह, जैसे सड़क की बात करेंगे, अगर सड़क अनियमित है मतलब उबड़ खाबड़ टाइप का है, गड्ढा गुड्डी है, तो उस पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। गाड़ी को टायर ट्यूब को चलना बहुत मुश्किल होता है। रीज़न क्या है
कि घर्षण बल जितना कम होगा उतना ही चक्का जो होगा, गाड़ी का जो व्हील होते हैं, चक्के होते हैं, वो आगे गति की ओर जाएगा। घर्षण बल जितना ज़्यादा होगा वो रुक रुक के जाएगा, ठीक है। तो घर्षण बल ज़्यादा होने का मतलब है कि गति को रोकेगा, गति को रोकने का काम करेगा। और घर्षण बल कम होने का कारण है कि गति को और फास्ट करने का काम करेगा, गति को और बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो घर्षण बल से ओवरऑल जानकारी ये थे। अब क्या होता है कि घर्षण बल को कभी हम बढ़ा सकते हैं, कभी घर्षण बल को कम करने का क्या उपाय है। देखो, घर्षण बल को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, स्नेहक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर घर्षण बल को ज़्यादा है उसको कम करना है तो लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं कम करने के लिए। क्या होता है कि मशीन के पार्ट पुर्जा में हम लोग जनरली ग्रीस तेल का प्रयोग करते हैं। ग्रीस मशीन में पार्ट पुर्जा का इस्तेमाल करने के लिए क्या होता है कि वो टाइट बंधा होता है, मतलब उस टाइम पे घर्षण ज़्यादा होता है। तो घर्षण कम करने के लिए हम जैसे डीजल तेल डाल दिया तो घर्षण बल क्या हो गया, उस टाइम पे कम हो गया, वो व्हील रोटेट करना शुरू हो जाएगा अपने एक्सिस पर, ठीक है। तो स्नेहक हम ठोस रूप में यूज़ करते हैं ग्रेफाइट का, ठीक है। स्नेहक द्रव अवस्था में यूज़ करते हैं, ठोस रूप में ग्रेफाइट होगा, द्रव अवस्था में आपका होगा तेल या मोबिल भी कह सकते हैं, ठीक है। और अर्ध ठोस अवस्था में हम लोग कर सकते हैं स्नेहक का प्रयोग ग्रीस के रूप में। ग्रीस जो होता है ना, मशीन में ग्रीस लगा दिया ताकि वो उसका घर्षण बल कम हो जाएगा, अब अपने एक्सिस पर रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम पे घर्षण बल कम करने के लिए हम स्नेहक का यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट का यूज़ हम पेंसिल में करते हैं, बाकी मशीन पार्ट पुर्जा में किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें एक जानकारी रखिएगा, तो घर्षण बल जो होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान, घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब सतह चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा घर्षण बल, बल्कि घर्षण बल दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला संपर्क बल उस पर निर्भर करेगा, सतह पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। और घर्षण बल द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या वो ऊर्जा नष्ट होती है, विनाश होती है, ये बताना है। तो याद रखिएगा, जो घर्षण बल द्वारा जो ऊर्जा का क्षय होता है वो कभी क्षय नहीं होगा, ऊर्जा का नुकसान नहीं होगा, ऊर्जा कभी वेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाएगा, ठीक है। घर्षण बल द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो तापीय ऊर्जा में बदल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। घर्षण बल तापीय ऊर्जा में बदल जाएगा। अब कोई वस्तु अगर जा रही, गति कर रही है ना, गति में है, तो उन वस्तुओं के बीच में लगने वाला घर्षण बल, जिसकी वजह से घर्षण बल क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला घर्षण बल ऊष्मा में बदल जाएगा। तो घर्षण के कारण, याद रखिएगा, घर्षण के कारण अगर कोई वस्तु गति में है तो उसके अंदर में क्या ऊष्मा उत्पन्न होगा। ऊष्मा का अर्थ हो गया कि ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगा, ऊष्मीय ऊर्जा अर्थात तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो घर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये तापीय ऊर्जा मतलब है कि ऊर्जा का कोई हानि नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो तापीय ऊर्जा में बदल जाएगा। तापीय ऊर्जा की वजह से, जैसे हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, अंतरिक्ष में हमारे पृथ्वी पर अंतरिक्ष से एक आता हुआ उल्का पिंड, ठीक है, सपोज ये उल्का पिंड अंतरिक्ष से आ रहा है हमारे पृथ्वी पर, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो हवा की वजह से, हवा के कणों की वजह से इस उल्का पिंड पर, इन दोनों के बीच में, चूँकि उल्कापिंड और हवा इन दोनों के बीच में लगने वाला घर्षण बल की वजह से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा, तापीय ऊर्जा उत्पन्न होगा, और उल्कापिंड वहीं से तापीय ऊर्जा मतलब गर्म होगा, जलकर राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें घर्षण बल यहाँ पे बचाने का काम किया है, सुरक्षा करने का काम किया है कि जो पृथ्वी के अंतरिक्ष में, पृथ्वी के वायुमंडल में जो हवा मौजूद है, उस हवा और उल्कापिंड के बीच में लगने वाला घर्षण बल की वजह से तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब वो उल्कापिंड जलकर राख हो जाएगा, अब हमें सुरक्षा मिलती है, उल्कापिंड के टकराव से बचाव होती है, ठीक है। अगर घर्षण बल वहाँ पे काम नहीं करता तो शायद उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुँच जाता और बहुत सारे लोगों की जीवन खत्म हो सकती है, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, पृथ्वी पर अधिकतर हिस्सा वो खतरे में पड़ जाता था। तो इस तरह से हमें वायुमंडलीय घर्षण बल ही हमें बचाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय घर्षण बल
है ना। वायुमंडलीय घर्षण बल उल्कापिंड के प्रहार से पृथ्वीवासियों को, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को बचाता है। ठीक है, तो ओवरऑल घर्षण के बारे में जानकारी इतनी ही थी। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन के नियम का। न्यूटन का 3 नियम होता है। ठीक है, तो कौन सा क्या नियम है, उसका क्या प्रयोग है, कहाँ उसका यूज होगा, कहाँ इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज होगा, वो सारे बताएंगे। ठीक है, न्यूटन का गति नियम। ठीक है, न्यूटन का गति नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 3 नियम दिया है, उनका पहला नियम क्या है वो बताना है। ठीक है, तो न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है? पहले हम न्यूटन के नियम से गैलीलियो का प्रयोग। पहले नियम से, न्यूटन के गति के पहले नियम से पहले हमें जानना है गैलीलियो का प्रयोग। गैलीलियो गैलीली, पूरा नाम क्या है? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, इनके प्रयोग से ये पता चला 3 तरह का उन्होंने सरफेस लिया। अनंत तल पर एक ऐसा सरफेस, लाइक ऐसा। ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस पर, इस तरह के सरफेस पे अगर कोई वस्तु को ऊपर से हम इंक्लाइन कर रहे हैं, नीचे की ओर गति कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इसका वेग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से रोल कर रहा है नीचे की ओर, इसका वेग जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा वैसे वैसे इसका वेग बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यही वस्तु रोल करते हुए ऊपर की ओर जाएगी, इस साइड में, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। तो जैसे ही इस सतह पे आएगा वस्तु, तो उसकी जो गति होगी वो एक कांस्टेंट होगा, मतलब नियत हो जाएगा। यहाँ वेग बढ़ेगा। ठीक है, इस टाइम पे, इस पोजीशन पे वेग बढ़ेगा, यहाँ से इस पोजीशन पे वेग नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस टाइम पे वेग क्या होगा? घटेगा। ठीक है, वेग बढ़ने की स्थिति, वेग नियत कांस्टेंट होने की स्थिति, वेग घटने की स्थिति, ऐसा होती है। जब वस्तु रोल करे इंक्लाइंड सरफेस पे नीचे की ओर, तो उस टाइम पे घर्षण बल बहुत ही कम होगा, मतलब नग्न माने जाएंगे। उस टाइम पे घर्षण बल नग्न हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से वस्तु का जो वेग होता है वो बढ़ता जाता है। क्योंकि घर्षण बल जो विपरीत लगने वाला बल काम नहीं कर रहा है, नियत वेग है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक है, इस टाइम पे कुछ पोजीशन तक हम क्या करते हैं, अगर वस्तु का घर्षण, वस्तु पे लगने वाला घर्षण बल 0 है, तो वस्तु कांस्टेंट वेग से गतिमान रहेगा, अनंत समय तक, अनंत काल तक रहेगा। वस्तु को ऊपर की ओर भेजेंगे तो कुछ वेग से ऊपर तक जाएगा, उसका वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आएगा, सिचुएशन ऐसा आएगा कि उस वस्तु का वेग 0, वस्तु वहीं पर आके रुक जाएगा, इनफैक्ट वापस आ जाएगा, क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस से वापस आ जाएगा। रीज़न यह है कि यहाँ घर्षण बल ज़्यादा होता है, यहाँ घर्षण बल जो होगा वो अधिक होगा, यहाँ घर्षण बल क्या होगा, बहुत ही कम होगा। यहाँ घर्षण बल क्या होगा, एक कांस्टेंट मान के चलेंगे हम लोग, कांस्टेंट, है ना। अचर वेग, अचर कॉस्ट ये हो जाए घर्षण बल होगा, जिसकी वजह से ये ऐसा होता है। तो पता ये चला कि अनंत तल पे अगर कोई वस्तु रोल कर रही है तो नियत वेग से वो रोल करेगा, लुढ़ेगा। कब तक? सपोज ये अनंत तल है, प्लेन सरफेस, इस पर कोई वस्तु को हम रोल करा रहे, लुढ़ रहा है। अगर घर्षण बल काम न करे या वायु का प्रभाव उस वस्तु पर ना हो, वायु का प्रभाव उस वस्तु पर ना हो, घर्षण बल काम न करे, तो वस्तु हमेशा के लिए एक समान वेग से गतिमान रहेगा, एक ही वेग से गतिमान रहेगा, ना तो वो रुकेगा, ना तो उसका वेग बढ़ेगा, ना कम होगा। अगर घर्षण बल काम ना करे, वायु का प्रभाव ना हो,
ठीक है। इन दोनों की वजह से तो होता है वस्तु कुछ, हम क्या करते हैं कि एक सरफेस पे बॉल को रोल कराते हैं, कुछ दूरी तक उसका वेग घटता जाता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा। मतलब है कि कंटिन्यूसली जब तक बॉल रोल कर रहा है, घूर रहा है, कंटिन्यूसली उसका घर्षण बल काम कर रहा है, उसके बीच में घर्षण बल उस वस्तु की गति को रोकने का काम करता है। ठीक है, जैसे ही घर्षण का बल वस्तु के वेग के बराबर आ गया, समझ लेना कि वस्तु उस टाइम पे जाके क्या हो गया, रुक जाएगा। जब तक कम है, जब तक घर्षण बल ज़्यादा है, वस्तु का वेग ज़्यादा है, घर्षण बल कम, वस्तु का वेग ज़्यादा है, गति करेगा, उसका गति धीरे धीरे कम होगा, घर्षण बल बढ़ता जाएगा। वस्तु की गति बढ़ेगा, घर्षण बल कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि घर्षण बल क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा, वस्तु की गति हो गया कम, वस्तु वहाँ पे 100% रुक जाएगा। मतलब ये कि घर्षण बल ना हो, वायु का प्रभाव ना हो, तो क्या होगा, वस्तु हमेशा के लिए क्या होगा, एक ही वेग से, एक समान वेग से गतिमान रहेगा। ठीक है, ये था गैलीलियो गैलीली का प्रयोग। इसी आधार पे न्यूटन ने अपना पहला नियम दिया कि जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम अवस्था में बनाए रखेगा। वस्तु विराम में है, विराम अवस्था में रहेगा। बस सिंपल ही समझना है। अगर कोई वस्तु गतिमान है ना, कोई वस्तु अगर गतिमान है तो गति की अवस्था में रहेगा, गति की अवस्था में बनाए रखेगा। ऐसा होता है, विराम की वस्तु विराम अवस्था में हमेशा हमेशा के लिए रहता है और गतिमान की वस्तु गति अवस्था में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन गैलीलियो के प्रयोग के अनुसार अगर ऐसा हुआ तब, मतलब घर्षण बल काम न किया, वायु का प्रभाव काम नहीं किया, तभी ऐसा कंडीशन हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो क्या विराम में हमेशा रहेगा, क्या वस्तु कोई गति में है तो क्या हमेशा के लिए गति में रहेगा, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। कहीं पर जाके क्या हो गया, रुक गया। इट मीन्स कि घर्षण बल वायु का प्रभाव काम किया, रोकने का काम किया, इसलिए ऐसा हुआ, है ना। तो गति का पहला नियम न्यूटन का पहला यही है कि विराम में रहेगा या गति में अवस्था में रहेगा। अब कोई वस्तु अगर गतिमान है, गति में रहना चाहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा। तो ऐसे वस्तु में ऐसे गुण को बोलते हैं क्या, जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व। जड़त्व का अर्थ ये होगा कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा। इसीलिए जड़त्व दो प्रकार का, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होगा आपका क्या, गति का जड़त्व। वस्तु अगर विराम में है तो विराम में मतलब विराम में रहना चाहेगा, गति में तो गति में रहना चाहेगा। ये होता है विराम का जड़त्व, ये होता है गति का जड़त्व। अगर वस्तु गति में हो तो गति में रहना चाहेगा, है ना। इसमें वस्तु गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है, गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है। अब विराम के जड़त्व में क्या होता है, इसमें वस्तु विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है, विराम की अवस्था में बनाए रखना चाहता है ना। इसका कुछ एग्जांपल आप समझ लो। जैसे देखो, विराम का जड़त्व, मतलब विराम के जड़त्व में क्या होता है कि जड़त्व किसी वस्तु का ऐसा गुण जो जड़त्व कहलाएगा, जो हमेशा वस्तु पहले विराम में था विराम में रहना चाहेगा। ठीक है, वो होता है विराम का जड़त्व। जैसे हम कंबल को तेजी से झटके, है ना, कंबल को तेजी से हिलाए तो कंबल के अंदर जो धूल कण होता है वो कंबल से अलग हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि कंबल को अगर हम हिलाते हैं, तेजी से झटकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कंबल गति में आ गया। ठीक है, हम ऐसे करते हैं ना, कंबल गति में आ गया, लेकिन कंबल के अंदर जो धूल कण है वो पहले विराम में था, वो विराम में ही रहना चाहेगा। ऐसा तो नहीं कि हमने धूल कण को पकड़ के हिला दिया, नहीं, बल्कि कंबल के किसी दो पोर्शन को पकड़ के हिलाया, उसके अंदर धूल कण तो विराम में पहले था, विराम में ही रहना चाहेगा। तो एक वस्तु उसके अंदर कंबल
उसके अंदर धूल कण विराम में रहेगा। कंबल को हमने गति में लाया तो इसका अर्थ ये हुआ कि कंबल से धूल कण बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं ना, पेड़ की शाखा को या पेड़ को हम तेजी से हिलाते हैं, पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर पेड़ की जो पत्तियां हैं या फल फूल है वो क्या होगा, पेड़ से अलग हो जाएगा, क्योंकि पहले भी पेड़ विराम में था, इसके अंदर जो पत्तियां फल वो भी विराम में है। हम इसके पेड़ की शाखा को गति में ला रहे, उसको पकड़ के गति में ला रहे, बल्कि पत्तियां और फल को नहीं ला रहे। पेड़ की शाखा गति में आ जाएगा, लेकिन पत्तियां और फल पहले जो विराम में था वो विराम में रहना चाहेगा। इसलिए क्या होता है कि एक वस्तु, अब क्या होता है कि एक वस्तु गति में आ गया, दूसरा विराम में है, तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा, अलग हो जाएगा, इसलिए पत्तियां नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम बात करेंगे जब तेजी से बस रुकी हुई है ना, बस के अचानक चलने से, बस के अचानक चलने से उस बस के अंदर जो सवार व्यक्ति होगा, याद रखिएगा, बस के अंदर जो सवार व्यक्ति होता है वो आगे की ओर झुक जाएगा, आगे की ओर झुक जाएगा। बस के अचानक चलने से सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। रीज़न क्या है कि बस पहले से विराम में है, ठीक है, उसके अंदर जो पैसेंजर खड़ा हुआ वो भी विराम में है, बस अचानक चला, इसका मतलब है कि बस गति में आया। अब वो आदमी जो खड़ा है संपर्क सतह के साथ खड़ा हुआ है, बस के सतह के साथ संपर्क में है, ठीक है। जैसे ही बस आगे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही बस आगे की ओर बढ़ता है तो उसके अंदर जो सवार व्यक्ति है उसका निचला भाग जो होगा वो भी आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जब बस गति में आया है तो चूँकि बस के साथ वो सवार व्यक्ति वो भी संपर्क में है, तो उसका निचला भाग जो संपर्क में है वो भी गति में रहेगा, गति में आ जाएगा बस के गति में आने से। लेकिन उस आदमी का जो पिछला भाग होगा ना, पिछला भाग वो विराम में था तो विराम में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो पीछे की ओर हो चुकेगा, सॉरी पीछे की ओर होगा, आगे की ओर नहीं होता है। अच्छा यहाँ तो ठीक था, पीछे की ओर झुक जाएगा। अब ये सवार व्यक्ति इस पोजीशन से सपोज यहाँ आ गया, ठीक है, ये सवार व्यक्ति है, वो चलकर यहाँ तक आ गया, यहाँ पर आ गया, तो उसका नीचे वाला भाग आगे की ओर बढ़ जाएगा क्योंकि उसके साथ गतिमान में संपर्क में, तो उसका जो पिछला भाग है वो क्या हो गया, टच में आ जाएगा, संपर्क में आ जाएगा। पिछला भाग जो पहले जहाँ पर था उसी पोजीशन पे रहे, इसलिए वो पीछे की ओर क्या होता है, झुक जाता है, ठीक है। अब होता है गति का जरूरत, तो गति की जरूरत में फिर इसका उल्टा होगा कि बस के अचानक चलने से, यहाँ तो बस अचानक चला, पहले बस विराम में था गति में आ गया, तो विराम में था विराम में रहना चाहेगा, बल्कि बस गति में लाया तो उसके अंदर जो आदमी है खड़ा हुआ वो भी विराम में था, अब वो एकदम से गति में आ गया। अब क्या होगा गति की जरूरत में कि बस अगर चल रही है, चलती बस के अचानक रुकने से, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, चलती बस के अचानक रुकने से बस में सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। रीज़न क्या है कि बस पहले से गति में है, वो भी गति में रहना चाहेगा, उसके अंदर जो पैसेंजर है वो भी गति में, वो भी गति में रहना चाहेगा, दोनों का दोनों गति में रहेगा। बस लेकिन अचानक रुक गया, मतलब बस विराम में आ गया, तो आदमी जो संपर्क सतह के बीच में खड़ा हुआ, बस की सतह के साथ खड़ा हुआ, उसका निचला पोर्शन, चूँकि बस रुक गया है तो उसका निचला पोर्शन भी क्या होगा, रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो पहले से गति में था, वो गति में रहना चाहेगा। इसलिए वस्तु क्या होता है, आदमी क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि इसका अगला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, गति में रहेगा, ठीक है, कुछ दूरी तक गति में रहेगा फिर वो रुक जाएगा, खत्म। तो इसलिए हमें आगे की ओर झुक जाते हैं। अगर बस अपनी गति को धीरे 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 कम करे तो फिर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि आगे की ओर झुक जाए या पीछे की ओर झुक जाए, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई वस्तु पहले से गति में है, विराम में आएगा तो वो आगे की ओर ऐसा होता है। जैसे हम
अब लॉन्ग जंप का जो प्लेयर होता है ना, ठीक है, लॉन्ग जंप का जो खिलाड़ी होगा, लंबी कूद का जो खिलाड़ी होता है, क्या होता है याद रखिएगा, लॉन्ग जंप का जो प्लेयर होता है, लॉन्ग जंप कूदने से पहले वो दूर से आता है, दूर से दौड़ते हुआ आता है। क्योंकि लॉन्ग जंप में क्या होता है कि अधिक ऊंचाई तक या अधिक दूरी तक अगर हमें कूदना है तो पहले उसको विराम में गति में आना पड़ेगा। तो एकदम से सपोज यहाँ पे यहीं से हमें लॉन्ग जंप करना है यहाँ पर, तो हम एकदम से नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम से हम विराम से गति में नहीं आ सकते, पहले हमें गति की अवस्था में आना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पहले क्या दूर से दौड़ना पड़ता है। दूर से दौड़ने का अर्थ हुआ कि अपनी गति को धीरे धीरे बढ़ाया, एक टाइम ऐसा है कि लाइन पे आया, उसका फिर हम लॉन्ग जंप कर लिए, फिर वहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो पहले से अगर गति में है तो आप गति में रहना चाहोगे, वो गति का जरूरत है। अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहोगे, वो विराम का जरूरत होता है। तो ओवरऑल ये विराम का जरूरत, गति की जरूरत, मतलब ये हुआ कि न्यूटन के पहले नियम को हम जरूरत का नियम भी कहते हैं, ठीक है। न्यूटन के पहले नियम को याद रखिएगा, न्यूटन के पहले नियम को इसे जरूरत का नियम भी कहते हैं, है ना। क्योंकि कोई वस्तु इनर्शिया वस्तु में एक गुण पाया जाता है, विराम की अवस्था में रहना या गति की अवस्था में, तो उसको हम जनरली जरूरत के नाम से जानते हैं।